देखो बेटा एक लास्ट टॉपिक रह गया था कोरोजन का, ठीक है, तो कोरोजन खत्म कर लेते हैं। देखो एक डायग्राम बना रहा हूँ बड़ा सिंपल सा, इधर देखो सभी, एक डोसा खिलाऊंगा उसको जो ये बता दे ये है क्या, पूरा डोसा उसका, पैसे मेरे, बताओ क्या है। इधर हाइड्रोलिक वाला लग रहा है। नहीं मुझे तो आप ये बताएं कि ये क्या चीज है, हाइड्रोलिक वाला ये क्या होता है आपका, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला लग रहा है, ये तो बात रही। मुझे इलेक्ट्रिसिटी में लगता है बोर्ड सर। प्लग, स्विच बोर्ड, हाँ। नहीं स्विच बोर्ड नहीं, स्विच बोर्ड क्या करेंगे आप, कुछ और कोई भी। चलो एक हिंट के लिए तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, ठीक है, लेकिन अब वो नहीं खिलाऊंगा डोसा, 60 का आता है यार, थोड़ा कम करो इसको। 50 का है 50 25 वाला बर्गर, 50 का 25 वाला मिल जाएगा 25 वाला। चलो ये हिंट है, अब बता दो ये क्या है। तुरंत बर्गर मंगाऊं सबके लिए, बता जल्दी से फटाफट। नहीं नहीं बिल्डिंग के पीछे सूरज निकल रहा है, बिल्डिंग के अंदर तुम हो, झाको इसमें। हाँ भाई बताओ, सूर्यांश बताओ। सूर्यांश अगर तुम बता दो तो तुम्हें एक पिज्जा खिलाऊंगा, और अगर नहीं बता पाए तो हमारे पराठा पिज्जा कैंसिल। वो वहाँ पेंडिंग है ना, वापस आ जाएगा। बताओ। केमिस्ट्री से रिलेटेड बिल्कुल है। मैं ये तो मैं पहले बोल दिया, तुम बोल दो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ये थोड़ा चलेगा। सर सॉकेट में लगाया जाता है। कैसे देख रहे हो सॉकेट, सॉकेट इसमें कहाँ नजर आ रहा है, मुझे तो इसमें कोई पिन नजर नहीं आ रहा। कुछ नजर नहीं आता। बताओ भाई। कौन लगाएगा दिमाग। चलो छोड़ो, हार गए ना। लेटर हैं? लेटर, लेटर क्या होता है। ये पूछ रही है नाम क्या टॉपिक करना है। है बताओ। पूरा सेंटेंस है, लेटर क्या बोलो इसमें। सुनो भाई, ये है आयरन की एक कोई सीट, ये है पानी की बूंद, थैंक यू बोलने की आवश्यकता नहीं है, और ये जो है ना ये बता दो ये क्या होता है। चलो अभी अभी भी सर चालू, ये बता दो ये क्या है। बोलो 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 कौन। कॉन्टेक्टिंग पॉइंट। अच्छा पानी गड्ढे में जाके बोलेगा, क्या बोलते हैं तुमने से नहाने के लिए डिब्बा में पानी डाला बस में गड्ढा हो गया। होल ये मुंह से बोल रहा है बोल। नहीं बेटा सुनिए, ये वो हिस्सा है जहाँ पर कोरोजन हो चुका है, ठीक है। ये कब बोला, वही बोला आपको साफ और स्पष्ट बोलना चाहिए, ऐसे बात करिए। सर बोला है बात खत्म करें, आप सुने। तो अब हम लोगों को ये समझना है कि कोरोजन कैसे होगा। यहाँ पर जो Fe है वो Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया पहला, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। मैंने जब सेल पढ़ाया तब भी बताया था, कोई भी मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन इसलिए रिलीज करता है कि कहीं ना कहीं उसे नेगेटिव कुछ मिल गया होगा, उसकी तरफ जाना चाह रहा है, कुछ ऐसा। खाली मेटल बैठा हुआ है, एकदम से याद आया अरे इलेक्ट्रॉन छोड़ने, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो ये क्यों ऐसा हुआ है इसके बारे में बताऊंगा, आप याद रखिएगा, अभी नहीं बता रहे, इसके बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा आगे बढ़े तो टॉपिक। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि Fe जो है ना वो Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ दिए। क्यों छोड़े, कैसे छोड़े, ये अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन और ये Fe2 पॉजिटिव ये चार्ज पार्टिकल है, ये सभी बॉडी से कहाँ चले जाएंगे, बाहर, आउटसाइड द बॉडी चार्ज फ्लो करता है ना। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और Fe2 पॉजिटिव आपका यहाँ लिख देता हूँ। ये जो कम हो गया है ना, ये यही Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए उसमें क्या हो रहा है, गड्ढे बन रहे हैं, मतलब मेटल वहां पर रिटार्ड हो रही है, कम हो रही है। बात समझ आ गई इतनी, हाँ या ना, इतने में कोई समस्या पक्का, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे देखें, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर आ गए आपके 2H पॉजिटिव आयन। देखिए इसे 2-3 बार बैलेंस करना पड़ेगा, मैं आपको समझाने के लिए भी 2H ले रहा हूँ, ठीक है, ये 4H ले लेता हूँ, है ना, और बाद में मैं इसे फिर से बैलेंस करूंगा। अभी हम 4H लेके चल रहे हैं जिससे बैलेंसिंग हमारी सही रहे। 4H पॉजिटिव आयन और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये रिएक्शन ऐसा तो है नहीं कि एक बार हुई होगी, कई बार हुई होगी, बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक लिखा है, आप इसके 4 इलेक्ट्रॉन ले लो। 4 कहाँ से आए, मल्टीप्लाई बाई 2 से, 2 का मल्टीप्लाई कर दूं 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, हाँ या ना, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब मन में आएगा कि 4H पॉजिटिव आयन कहाँ से आए, तो ये बताऊंगा अभी कहाँ से आए, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, जैसे यहाँ पर एक लाइन खींच दी कि मैं आपको ये बताऊंगा कि ये टूटा क्यों, ये H पॉजिटिव आयन कहाँ से आए, ये सब बताया जाएगा। और साथ में आ गया ऑक्सीजन, तो 4 + 4 - 0 हो गया, हाँ है ना, हाइड्रोजन बचा 4, ऑक्सीजन जुड़ के क्या बन गया, वाटर बन गया,
H2O बन गया। कितने बन गए? 2 बन गए। इतनी बात में कोई दिक्कत है? नहीं, बस 2 पॉइंट हमें समझाने हैं, बाकी तो क्लियर है ना सभी को? हाँ है ना? यहाँ पर पानी बन गया, यहाँ तक कोई समस्या है तो पूछे पहले, पक्का? पहले इतना नोट करो। देखो इतनी बात समझ में आती थी है? अब इसको ओवरऑल कर दो। ओवरऑल करने की कुछ बड़ी चीज तो नहीं है ना? एरो के नीचे एरो लगा दो, इन सबको लिख दो। ठीक है, इसको हटा के यहाँ लिख देता हूँ। ओवरऑल Fe का Fe लिख दिया, प्लस 4H पॉजिटिव लिख दिया, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2। क्या बन गया भाई? उस साइड का लिख दो। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कट गए, तो इलेक्ट्रॉन मत लिखो। प्लस O2 क्या बन गया आपका? एक बन गया आपका Fe2 पॉजिटिव और प्लस बन गया 2H2O। और कुछ बन रहा? बस इतना। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। इसमें तो कुछ ये नहीं है यार, ओवरऑल जोड़ा ही तो है। अब ये जो Fe2 पॉजिटिव है ये पानी से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है ना? शुरुआत में देखो मैं लिख देता हूँ, ये पहले समझ में आ गया आपको? ये डायग्राम बना लेना। ये एनोड पे रिएक्शन हुई है, एनोड पर, ये कैथोड पर हुई है, और ये ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है? अब देखो क्या हुआ, यहां तक तो सेल फॉर्मेशन हुई है, ठीक है? Fe2 पॉजिटिव प्लस H2O, ठीक है? अब देखो क्या यहाँ पर एक मॉलिक्यूल निकले होंगे? अरे Fe2 होंगे ना यार? हाँ सॉरी, दो लिख दो और यहाँ पर लिख लो 2, ठीक है? तो 2 Fe और 2H2, ठीक है ना? अरे हाँ है ना? ठीक। अब इन दोनों की रिएक्शन हो गई। रिएक्शन होने के बाद बन गया, देखो ध्यान से, Fe2O3। क्या बन गया? Fe2O3। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और वहां कितना बनना है? 3। तो इसका मतलब है रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना? और Fe तो 2 है, Fe 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि भैया जी कम से कम इसमें 2 का मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, सही है कि नहीं? और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? ये 4 हो जाएंगे। 4 का मतलब मुझे ये 4 चाहिए, सही है कि नहीं? और फिर 4 के मतलब फिर हमें ये भी ज्यादा चाहिए। ये कितने चाहिए? 4 चाहिए। हाँ 4 कितने चाहिए? 4। अरे 3 दूनी 6 हो रहे हैं ना, यहाँ पे तो 2 ही है ना? 6 और चाहिए। अब ध्यान समझो, ध्यान से कैसे होता है, ध्यान समझो बेटा। पहले समझ में आया, हम ये समझ में आ रहा है ना कि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रही है, ये बात समझ में आ रही है ना? अब बैलेंस नहीं हो रही है तो ये जो रिएक्शन थी इसमें भी मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, समझ गए? हाँ है ना? हाँ है ना? टॉपिक कंप्लीट हो रहा है तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो अब जब 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो ऐसे प्रोडक्ट 2 बन गए होंगे मेरे पास। तो देखो मेरे पास क्या आया, 4 Fe2 पॉजिटिव प्लस 4H2O, ठीक है? और प्लस हवा से ऑक्सीजन ओनली 2। अब Fe कितने हैं? 4। 2Fe2O3। देखो ऑक्सीजन कितने हो गए? 6। बोलो हाँ है ना? Fe 4 2 6। अब देखो यहाँ पे चार्ज कितना है? 4 2 8 पॉजिटिव, ये 8 पॉजिटिव इधर चले गए, किसके पास? हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पर 8H पॉजिटिव, देखो चार्ज बराबर हो गया। बोलो हाँ है ना? चार्ज बराबर हो गया। अब समझो जरा इस बात को, कि ये जो ओवरऑल रिएक्शन हुई है, यहाँ पर 8H 4H पॉजिटिव था, मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया होगा तो यहाँ पर भी 8H पॉजिटिव आए होंगे, हाँ है ना? और तब ये रिएक्शन बनी होगी, हाँ? फिर इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया, इसने 8H वापस कर दिए। इसका मतलब क्या है कि जहां से भी मैंने H पॉजिटिव लिया था उसके मैंने H पॉजिटिव वापस कर दिए। देखो ना यहाँ पर मैंने 4 दूनी 8, अरे यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया ना यार, तो 4 2 8H पॉजिटिव है। 8H पॉजिटिव मैंने किसी से मांग के यूज किया है और यहाँ पे प्रोडक्ट में 8H पॉजिटिव रिलीज कर रहा हूँ। इसका मतलब मैंने जिससे मांगे थे उसके वापस कर दिए, कैटालिस्ट जैसा हो गया। हाँ हो गया कि नहीं? और इतनी बात क्लियर है? ये Fe2O3 बन गया, अभी रेस्टिंग नहीं हुई। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी और डालेंगे क्योंकि पानी तो अवेलेबल है ही। तो देखिए ध्यान से, Fe2O3 प्लस कर लो XH2O, तो क्या बन जाएगा? Fe2O3 डॉट XH2। ये है रस्ट, ये रस्ट। तो उम्मीद है अभी पहले इतनी बात क्लियर है। मैं एक बार पहले इतना समझा रहा हूँ, फिर इसके अंदर घुसेंगे। अभी मैं मोटी मोटी बात समझा रहा हूँ, इसके अंदर नहीं घुस रहा हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, आयरन किसी वजह से Fe2 पॉजिटिव में टूट गया। अब वो वजह सुनिए, इस वजह टूट गया क्योंकि मेटल प्योर स्टेट पे नहीं थी, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होगी, इम्प्योरिटी नेगेटिव रही होगी, होती ही है इम्प्योरिटी नेगेटिव, है ना? एलॉय बना दो तो ये रिएक्शन जंग लगने की संभावना कम हो जाती है क्योंकि दूसरी मेटल डाल दोगे। लेकिन अगर तूने मेटल नहीं डाली तो कोई ना कोई नेगेटिव इम्प्योरिटी रही होगी,
और उस वजह से मेटल आयरन क्या हो गया, स्टार्टिंग में टूटना चालू हो गया। अगर 100% प्योर आयरन ले लो तो लगभग मान लो कि फिर जंग नहीं लगने वाली, ये बात बिल्कुल पक्की सी है, ठीक है ना, लगभग पक्की है। फिर भी उसमें कुछ चांसेस हैं, जैसे एसिड रेन हो गई, ऊपर से पानी गिर गया, पानी गिरा दिया तुमने, प्योर मेटल है मेरे पास आयरन 100%, बस मैंने पानी गिरा दिया। अब पानी में तो बहुत सारे आयंस होते हैं, हाँ है ना, मिनरल्स होंगे, आयंस होंगे, स्टार्ट करवा दी, एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई फिर रुकेगी नहीं, ये भी अभी बताएगा रिएक्शन। तो पहले समझ में आ गया ये कहां से टूटा, जो इम्प्योरिटीज अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में या उस मेटल में खुद में, उसकी वजह से इसका टूटना स्टार्ट हो गया। क्लियर, टूटा तो इलेक्ट्रॉन निकले, हाँ है ना, 4 इलेक्ट्रॉन उठा लिए, और ये H पॉजिटिव कहां से आए, तो H पॉजिटिव आए एनवायरमेंट से। शुरुआती H पॉजिटिव वास्तव में हमारी वजह से आए, मतलब एनवायरमेंट की वजह से। देखें जरा कहां से आए, देखिए वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर गया तो कार्बोनिक एसिड बन गया H2CO3, और H2CO3 जब टूटा तो ये टूटा 2H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव में, और यहां से हमने H पॉजिटिव उठाया, समझे ना। और आपको पता है कि एक बार जैसे ये रिएक्शन स्टार्ट होगी तो बाद में हम उसके H पॉजिटिव वापस ही कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रोटॉन हमेशा अवेलेबल है मेरे पास, हम जब रिएक्शन करवाने हैं उसको वापस दे रहे हैं तो खत्म होने नहीं है, इसलिए रिएक्शन रुकेगी नहीं। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो इसलिए ये समझ में आ गया कहां से आए। अब ये प्रोटॉन आ गए, प्रोटॉन कहां से आए, जो पानी वानी गिरा। तुम दुकान पे जाओ, किसी कूलर वूलर वाली दुकान पर, लोहे के कूलर मिलते हैं ना, टंगे हुए पड़े रहते हैं, जिनमें पॉलिश वॉलिश भी नहीं होती, उनमें जंग नहीं लगेगी। तुम घर में ले आओ, उनमें पानी भरो, 5-10 दिन चलाओ, महीने भर बाद जंग लग जाएगी, लग जाएगी कि नहीं। क्यों, तुमने जैसे ही पानी डाला ना चाहते हुए भी, पानी कैसा है, जनरली यहाँ पर सारा पानी एसिडिक ही है, हल्का सा एसिडिक रहता है ना, तो प्रोटॉन अवेलेबल होते हैं, और उन प्रोटॉन ने एक बार रिएक्शन स्टार्ट करवा दी, वाटर बना दिया, ठीक है। अब देखो उसे क्या चाहिए था, आयन, जो तो मेटल में उस समय भी थे जब वो दुकान पे टंगा हुआ था, लेकिन तुमने उसमें कूलर में पानी भर दिया। अगर ये प्रोटॉन ना भी मिलते तो तुमने तो पानी भर के ही चलाया ना, तो पानी तो मिल ही गया, तो Fe2 पॉजिटिव और वाटर, फिर से रिएक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है ना। हाँ, अब वापस आ जाओ टॉपिक पर। तो हमें ये समझ में आ गया कि Fe क्यों टूटा था, बोलो हाँ है ना। H पॉजिटिव कहां से आया, क्लियर है, वाटर बन गया, क्लियर है। इन दोनों की ओवरऑल रिएक्शन ये लिखी हुई है, तो हमारे पास 2 आंसर आ रहे हैं, एक Fe2 पॉजिटिव और एक वाटर एज अ प्रोडक्ट। इन दोनों ने आपस में रिएक्शन की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हवा के प्रेजेंस में, ठीक है, हो जाएगा। और जब ये रिएक्शन हुई तो ये क्या बन गया, ऑक्साइड, ऑक्साइड आ गया आयरन का, है ना। और यहाँ पे क्या रिलीज हो गए, 8H पॉजिटिव आयन। आपने देखिए यहाँ पर 80H उठाए हैं, क्योंकि देखिए जब यहाँ पे चार्ट लिया 2 का मल्टीप्लाई भी करवाया था, तो जहां से हमने जितने भी H पॉजिटिव लिए थे वो सारे के सारे मैंने वापस कर दिए। अगली रिएक्शन के लिए, अगली रिएक्शन फिर उनसे उठा लेगी, फिर वापस कर देगी, और इसमें Fe2O3 बन गया। और जो वाटर अवेलेबल था मॉइस्चर में, या तुमने डाल रखा था कूलर के अंदर, उससे कहीं से भी, उससे रिएक्शन करके उसने जंग बनना चालू कर दिया। ये है कोरोजन का कॉन्सेप्ट। अभी इसमें कुछ पूछना है तो बताओ, क्यों पढ़ाया गया, इसलिए क्योंकि इतने हिस्से में देखें एक सेल बन रही है, एक एनोड है, एक कैथोड है, और एक ओवरऑल है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन सा आयरन टूटने वाला है और वहां पॉइंट लगा दिए जाए, पिन लगा दें, तो निश्चित रूप से करंट फ्लो हो जाएगा। लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि इतनी बड़ी मेटल की ब्लॉक में कहां से आयरन टूटने वाला है, पता है क्या, नहीं, इसलिए हम वहां से वोल्टेज उठा नहीं पा रहे। क्या ये बात समझ आ गई, इवन छोड़ो, इतनी बात क्लियर है ना। अभी इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए, ठीक है, पक्का 100%, अभी कोई डाउट तो नहीं है ना। ये दोनों ऊपर पहुंच जाएंगे, इन दोनों की रिएक्शन किससे हो जाएगी, देखो इलेक्ट्रॉन भी ऊपर पहुंच गया, सब कुछ ऊपर पहुंच गया, और ये Fe2 पॉजिटिव प्रोटॉन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करके Fe2O3 और वाटर बना देगा, ठीक है। ये बन गया Fe2O3, और ये Fe2 पॉजिटिव वाटर बना देगा, और वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड और प्रोटॉन बना देगा, और फिर से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। किसी को भी कुछ पूछना है तो अभी पूछो, क्लियर है ना। इसको नोट कर लो, फिर इसके वो लिखेंगे, वो बैरियर प्रोटेक्शन और सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। अब देखो ये सारी बातें हो गई, यहाँ पर हमें एक बात और सीखनी है, कैसे हम जंग लगने को रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके 2 तरीके होते हैं, ठीक है, 2 होते हैं, 2 से ज़्यादा जानते हो, बताएं, नहीं ऐसे नहीं, 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है बैरियर प्रोटेक्शन और एक होता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन का मतलब होता है हम उसके बीच में बैरियर लगाएंगे, किसके बीच में, देखो समस्या कहाँ से खड़ी हुई है, यहाँ से, ध्यान से देखिए, पानी तो उसी पे था, कूलर के अंदर ही तो पानी था, पानी अलग से थोड़ा डाला है। हवा से जो ऑक्सीजन आई, अगर ये नहीं आती
तो ये आयन फॉर्म में तो होता, लेकिन ऑक्साइड नहीं बनता इसका। तो हम बैरियर यहाँ है वास्तव में, समझ आया ना रिएक्शन में बैरियर कहाँ लगाते हैं? जब हम पेंट कर देते हैं तो वो ये रिएक्शन तो करने देता है। पहली बात तो यहाँ रुकता है कभी कभी, ठीक है ना। अगर किसी कार्ड से यहाँ पर हो गई, क्योंकि देखिए समझिए कभी कभी ऐसा होता है, समझ ध्यान समझना, एक लोहे का ऑब्जेक्ट रखा है, रखी रखे जंग लग गई, पानी में भी नहीं गिरा, ठीक है ना, समझ मेरी बात को। वो इस वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ पे उसे ऑक्सीजन मिल रही थी, ये हवा से ऑक्सीजन उठाया और खुद से पानी बनाया और खुद के पानी ने रिएक्शन की। बात समझे ना? देखिए ना, पानी ने किससे रिएक्शन की? Fe2 पॉजिटिव से। ये पानी उसी ने बनाया है अपनी दम पे और Fe2 पॉजिटिव से रिएक्शन कर ली, हवा से मॉइस्चर वो लिया था, ऑक्सीजन और प्रोटॉन वगैरह। ये खेल समझ में आ रहा है? हाँ है ना? यस सर। तो ये रिएक्शन हुई, देखो इस जगह पर, बस इस जगह देखते रहना, इस जगह पर, ठीक है। अगर मान लो हमने कूलर लिया, उसमें पानी भर दिया, तो उसे पानी भरने की क्या जरूरत है? पानी भरा ही हुआ है, बस Fe2 पॉजिटिव टूटे और पानी से रिएक्शन कर लेगा, हवा से ऑक्सीजन तो उठा ही लेंगे, तो ये सब बवाल खत्म, सीधा पानी उठ जाएगा। अब मैं क्या कहता हूँ, जंग ना लगे तो भाई पानी तो कूलर में भरा ही जाएगा, ये आयन में टूट ही चुका होगा, टूटा ही होगा पहले से ही। तो हम बैरियर लगा के ये चाहते हैं कि ये ऑक्सीजन कांटेक्ट में ना आए, बैलेंस नहीं होगी और रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। एक दो स्टेप में हो भी गई कहीं कभार, तो जो प्रोटॉन है वो कंज्यूम हो गए, क्योंकि प्रोटॉन तो यहीं फंस गए ना तुम्हारे, और प्रोटॉन वापस नहीं मिलेंगे तो रिएक्शन ऊपर से पूरी रुक जाएगी। बात समझ आ रही है? क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो जब हम पेंट कर देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं या कोई भी बैरियर लगा देते हैं बीच में, तो वास्तव में हम यहाँ पर रुकावट लगाते हैं और इस ऑक्सीजन को रोकना चाहते हैं, इसको नहीं। इसको रोकने का कोई फायदा नहीं। मैंने लोहे का ऑब्जेक्ट लिया, पानी में डुबो दिया, तो पानी तो मिल गया ना उसको, अब रोक के क्या फायदा इसको? बात समझ में आई ना? तो पानी तो सब ऐसे ही मिल गया। ये तो ये है कि अगर पानी नहीं है फिर भी जंग क्यों लग जाती है? तो इसलिए लग जाती है क्योंकि ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही होती है। वो हवा से पानी खींचता है, पानी बना लिया उसने, प्रोटॉन लिए, ऑक्सीजन लिया, इलेक्ट्रॉन थे ही, पानी बना दिया, फिर रिएक्शन करवा दी। लेकिन जब तुमने कूलर में पानी भर रखा है तो पानी का तो कोई मसला ही नहीं है, तो पानी तो है ही, आयन थे ही। तो जो हमने पेंट किया है वो इस जगह बैरियर खड़ा करता है। उम्मीद है तो बात समझ में आई होगी। तो ऑक्सीजन नहीं आने देगा, ऑक्साइड नहीं बनेगा और ये रिएक्शन यहाँ पे रुक जाएगी और ये आपके आयन ही आयन बने रहेंगे। क्या कोई कंफ्यूजन है? ठीक है। तो ये करता है बैरियर, चाहे किसी भी टाइप का बैरियर हो, ऑयलिंग हो, ग्रीसिंग हो या कुछ भी, ठीक है ना। अच्छा मुझे पहले एक बात बताओ कि अगर मैं किसी मेटल पर, लोहे पर पेंट करवा दूं सोने का, ठीक है ना, वो होता है ना सोने का पानी चढ़ा देना, सुना होगा ना, बहुत कम में चढ़ जाता है, पतला सा है ना, पेंट का ब्रश में सोने गुला के ब्रश में थोड़ा डुबोएंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा दी मैंने, तो उसे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाँ रुको, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। मैंने लोहे के ऑब्जेक्ट पर सोने का पानी चढ़ाया है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलेंगे या गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे? देखिए दो चीजें होती हैं, ध्यान समझिएगा। अगर मैंने बीच में बोल भी दिया था लेकिन आप ध्यान से सुन नहीं रहे थे। लोहे पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग मैंने बोल ही दिया था कि उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तभी तो मैं रुक गया था, मैं वो पूछ रहा था, वही बोल चुका था। लोहे पर अगर मैं सोने का पर चढ़ाना चाहता हूँ तो बस मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, समझ गया ना। तो हम उसमें क्या करेंगे, लोहे का अपना मान लो ये पेन है, लोहे का है मार्कर, और इधर इसे डुबो दिया गोल्ड के सॉल्यूशन में और गोल्ड की रॉड लगा दी, करंट पास करेंगे, आयंस इसके ऊपर डिपॉजिट होने लगेंगे, एक लेयर चढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी। अब क्या होगा, सोना जो है वो रिएक्शन करेगा नहीं, उसके अंदर जो लोहा है उसकी भी रिएक्शन नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि बैरियर बन गया। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक बैरियर प्रोटेक्शन के अंतर्गत आता है, समझ में आया? अब इसमें समझो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या होता है। अगर मैं किसी वजह से सोने की परत नहीं चढ़ा पा रहा हूं तो मैं क्या करूं, इसके ऊपर मैग्नीशियम का तार लपेट दो। मैग्नीशियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन, कहां गए हमारे इलेक्ट्रॉन, हाँ, जो इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए जो इलेक्ट्रॉन इधर रिएक्शन करने जा रहे थे आयरन की तरफ, वो आयरन के पास ना जाके वो रिएक्शन कहां चली जाएगी, मैग्नीशियम की तरफ चली जाएगी। और रस्टिंग तो होगी लेकिन किसकी होगी, मैग्नीशियम की होगी, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो इस वजह से मैग्नीशियम धीमे धीमे खत्म हो जाएगा और आयरन हमारा बच जाएगा। ये इसमें क्या हुआ, एक का सेक्रीफाइस हो गया, मैग्नीशियम खत्म हो गया ना, इसीलिए सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन बोला जाता है। ये गैल्वेनाइजेशन है, गैल्वेनाइज कर दिया। एलॉय बनाना, एलॉय बना के भी हम रस्टिंग को रोक सकते हैं, दो मेटल मिला दो तो एलॉय फॉर्मेशन से भी रस्टिंग रुक जाती है, ठीक है ना। अब वो भी दो टाइप के होते हैं लेकिन उसमें जाना नहीं है अभी, जैसे स्टील बना दिया हमने, ठीक है ना, तो इस तरीके का। तो ये उम्मीद है बात समझ आ गई सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है।
ठीक है ना। जैसे आपके घर में मान लो कूलर है और आप नहीं चाहते कि पेंट करें। मेरे पूरा दूसरे वाले इंस्टीट्यूट में जब तक कूलर रहा तब तक मैंने उसमें कभी पेंट नहीं किया। मैग्नीशियम के रिबन मिल जाते थे, कहाँ से मिलते थे उसको छोड़ो, है ना, और हम उसको कूलर के ऊपर रख देते थे, बढ़िया सा बांध देते थे। मैग्नीशियम ब्लॉक्स मिल जाते थे, उनको बांध दो, वो झड़ते रहते थे पाउडर बन के और जंग नहीं लगती थी। समझ में आया? इसका एक और भी तरीका है, वो वैसे बुक में नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ। हम क्या करें, उसमें एक हल्का सा करंट का वायर कूलर में लगाते हैं, अर्थिंग वाला, करंट वाला नहीं तो फैल जाओ, अर्थिंग वाला, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के लिए आ रहे हैं वो अर्थिंग में चले जाएंगे। भाई इलेक्ट्रॉन आए ना, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, वो तो अर्थिंग को तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन उठा के अर्थ में करना है। उससे क्या मतलब इलेक्ट्रॉन किसके थे, वो अर्थिंग में कर देगी। और एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गया या कहीं से भी एक भी इलेक्ट्रॉन गायब कर दिया तुमने, रिएक्शन रुक जाएगी। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन उसमें बस वही खतरा कि बाई चांस तुमने तो यहाँ लगा रखा हरा लाल काला पीला सब एकदम रंग, और किसी ने बहुत दूर ट्रांसफार्मर से तार बदल दिए, तुम्हारा जो हरा था वो काला हो गया तुमने हाथ डाल दिया कूलर, तुम पीले हो गए तो इसलिए उसको करते नहीं है, क्योंकि एट लास्ट वो खतरनाक है। तो समझिए ना, फेस कहीं पे भी बदल जाते हैं, जहाँ पे बदल देंगे वहाँ से सारी लाइनें पलट के आएंगी। और तुम्हारे घर में मान लो पोल पे तुम्हारे तार ऐसे लगे हुए, ऊपर लाल है नीचे काला है, और किसी ने इनको हटाया और फिर लगा दिए ऊपर उल्टे, तो लाइन तो सारी चलेंगी, लेकिन जहां तुमने न्यूट्रल सेट कर रखा है या अर्थिंग लगा रखा, अर्थिंग में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन न्यूट्रल सेट कर रखा है वो सब पलट जाएंगे। तो इसमें कुछ चांस रहते हैं कि कई बार करंट आ जाता है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते हैं। बात समझ आ गई ना? तो उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ गई, इसमें टॉपिक में कोई गड़बड़ लग नहीं रही है। ये कंप्लीट हो गया भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनिश। ठीक है, अगली क्लास से काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे।